स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। रवि कुमार, उन्होंने फौज से अर्ली रिटायरमेंट ले ली। घर के कुछ कारण थे जिसकी वजह से वो अपनी जॉब है वो कंटिन्यू कर नहीं सकते थे। अब ये गांव में रहने वाले थे। हालांकि इनका जो मेन मकसद था वो ये था कि ये गांव से बाहर निकलेंगे, शहर में घर लेंगे और अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलाएंगे। इसी के कारण ही इन्होंने अपने साले साहब से बात की, जो कि शहर में रहते थे। बेसिकली ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं इनके साले साहब। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक मकान चाहिए शहर में और अपने बच्चे की जो स्कूलिंग है वो मैंने अच्छी करानी है। अब साले साहब हुक्म की तामील करते हुए इन्होंने मकान ढूंढना शुरू किया, लेकिन जैसा इनको मकान चाहिए था रवि कुमार जी को, वैसा मकान मिल नहीं रहा था। रवि कुमार जी को चाहिए था एक काफ़ी खुला मकान जिसमें अच्छा सा आंगन हो, अच्छी खासी ज़मीन हो, मतलब एटलीस्ट अच्छी, ये ना हो कि कंजस्टेड सा गली में हो, प्रॉपर कॉलोनी में हो। अब ढूंढने पर भी इनका मनचाहा जो मकान था इनको मिल नहीं रहा था, खास तौर पर शहर के अंदर। फिर एक बार इनके साले साहब का फ़ोन आता है कि जीजा जी मकान तो एक नज़र आया है, अच्छा मकान है लेकिन थोड़ा सा शहर से बाहर है। अब ये कहते हैं कि भाई मैं शहर से बाहर मकान लेकर क्या करूँगा, इसलिए तो मैं गांव से बाहर शहर में आ रहा हूँ कि ताकि शहर में रहकर बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जा सके, और तुम उल्टा मुझे फिर शहर से बाहर मकान भेज दे रहे हो। तो इनके साले साहब कहते हैं कि आप बात तो पूरी सुन लीजिए, मकान तो शहर से, कहने का मतलब है कि कॉलोनीज वगैरह जो हैं वो नई कट रही हैं, उस हिसाब से शहर से बाहर है, ऐसा नहीं कि गांव में। दूसरा, जो वो मकान है उसके कुछ ही दूरी पर एक स्कूल है जो कि काफ़ी अच्छा एक स्कूल है। तो अगर बच्चा पढ़ता है अपना, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि शैलेश को वहीं पर हम एडमिट कराएं, वहाँ पर उसकी एडमिशन कराएं, क्योंकि वो बड़ा अच्छा स्कूल है। अब ये कहते हैं चलो ठीक है भाई, इस पॉइंट पर हम देख लेते हैं कि स्कूल कुछ ही दूरी पर है तो स्कूल जाने में आसानी रहेगी। अब रवि कुमार का एक, जैसे मैंने कहा कि एक बेटा है और एक छोटी सी बेटी है। तो ये सारा मकान वगैरह देखते हैं, मकान तो इनको काफ़ी पसंद आता है। और ऐसा भी ये धर्म कर्म वाले भी साथ में है, तो पता वगैरह भी कराते हैं और किसी तरीके की कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आती नहीं है कि जिससे ऐसा लगे कि मकान में कुछ दिक्कत है। काफ़ी अच्छा मकान था। और स्कूल जो था वो भी दूर तो था, लेकिन कह सकते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पर नहीं था, लेकिन अगर बाईसाइकिल पर जाया जाए इस तरीके से उनका सिस्टम हो सकता था। तो बच्चा अभी जैसे शैलेश है वो तकरीबन 12 बरस के आसपास का था, तो साइकिल वगैरह उसको सोचा कि हम साइकिल ला देते हैं तो ये चला जाया करेगा। अब ये सारा इन्होंने बंदोबस्त देखा, मकान इनको पसंद आ गया, मकान इन्होंने ले लिया, बच्चे का जो एडमिशन है वो स्कूल में करा दिया। जो बच्ची छोटी थी उसका किसी दूसरे स्कूल में कराया। यहाँ पर इनकी बात बनी नहीं, एडमिशन वगैरह का कोई चक्कर होगा, और उसको बस लेने के लिए आती थी। वहीं दूसरी ओर शैलेश तो काफ़ी खुश था क्योंकि उसको साइकिल मिल गई थी। अब वो साइकिल पे रोजाना स्कूल आता जाता। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और रवि कुमार ने भी अपना कोई बिजनेस शुरू कर लिया था। एक तरफा उनको पेंशन तो आ रही थी, लेकिन साथ के साथ घर बैठकर वो बोर हो जाते थे, तो इसलिए उन्होंने कुछ अपना काम करना भी शुरू कर दिया था साथ के साथ। अब समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था, कुछ महीने बीते, अब सर्दियां होने को थी और जो रवि कुमार हैं वो अपने काम से जल्दी फ्री हो जाते थे और छत पर धूप सेकते थे। हाँ, उन्होंने कुछ नोटिस करना शुरू किया कि जो शैलेश है वो मेन रास्ते से घर की तरफ अब आता नहीं है, यानी कि जो मेन रूट था जहाँ से वो स्कूल से अक्सर आया जा करता था, या फिर शायद उन्होंने नोटिस करना शुरू किया था। एक शॉर्टकट रास्ता था, एक कच्चा सा रास्ता था जो बिल्कुल बीच से इनके घर की तरफ आता था, और रास्ते में कुछ पेड़ वगैरह थे और एक था घर, खंडर घर, जो तकरीबन तकरीबन अब ध्वस्त ही हो चुका था। बस उसकी जो देखने में लगता था कि किसी ज़माने में उसकी जो खड़ी दीवारें हैं, किसी ज़माने में वहाँ पर कोई घर रहा होगा। अब शैलेश वहाँ से हर रोज़ आया जाया करता था। रवि कुमार को कोई प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत थी नहीं कि जानवर वगैरह का होगा। खाली खेत थे, अगर खेतों में फसल लंबी लंबी हो तो फिर भी इस चीज़ का डर रहता है, लेकिन खेत भी खाली थे, इसकी वजह से कोई ज़्यादा दिक्कत थी नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत शैलेश को होने वाली थी।
एक बार ये देखते हैं कि शैलेश इनको दूर से दिखता है। वो आ रहा होता है, अचानक से वो साइकिल रोकता है और उस खंडरनुमा मकान के आसपास घूमना शुरू कर देता है। कभी वो उधर जा रहा होता है, कभी वो उधर जा रहा होता है। अब दूरी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जिससे इनको शैलेश की हरकत नज़र ना आए, लेकिन दूरी इतनी पास भी नहीं थी कि इनकी आवाज़ उस तक पहुंच सके। तो ये बस देख ही सकते थे कि शैलेश कर क्या रहा है। कुछ समय तक वो इधर-उधर देखता रहता है, जैसे ही बड़ी ही कोई बेताबी से कुछ चीज़ ढूँढ रहा है, उसको मिल नहीं रही। फिर वो जल्दी से साइकिल पर बैठता है और घर आता है। अब इनके घर आने का इंतज़ार रवि कुमार के द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि इनके मन में सवाल थे कि भाई, तू वहाँ पे कर क्या रहा था? जैसे ही शैलेश घर में आता है, तो ये सवाल दागना शुरू कर देते हैं। ये इतना भी नहीं देखते कि शैलेश डर के मारे कंपकंपाए जा रहा है। ये बात इनकी वाइफ नोटिस करती है और शैलेश को देखकर कहती है कि आप एक बार इसको देखिए तो सही, इतना ये कंपकंपाए जा रहा है, पसीनो पसीनी हो रहा है, सर्दियों के दिन है, आपका ध्यान इस पर जा नहीं रहा। अब फौजी तरबियत थी, क्वेश्चनिंग करना शायद अब इनके खून में था। इसी चक्कर में शायद ये देख नहीं पाए कि जो इनके सामने है कोई मुजरिम नहीं बल्कि इनका बच्चा। इसकी वजह से इनको थोड़ा-सा आभास हुआ और कुछ छोटी-सी शर्मिंदगी भी हुई कि भई मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा सख्ती दिखा दी। फ़ौज से तो रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन थोड़ा-सा दिमाग में तो वो बात रहती है ना कि कोई भी जो सामने आ रहा है, उस पर थोड़ी-सी शक की निगाह से तो देखना बनता ही है। अगर ना देखें तो फिर देश कैसे चले? ख़ैर, अब ये थोड़ा-सा काम डाउन होते हैं और जब शैलेश थोड़ा-सा नॉर्मल होता है, तो उसको पूछना शुरू कर देते हैं कि बेटा, तू वहाँ पर कर क्या रहा था? इस पर थोड़ा-सा प्यार से। तो शैलेश कहता है, पापा, वो ना वो बच्चा रो रहा है वहाँ पे। ये कहते हैं, कौन सा बच्चा? वो तो जो मकान है वो तो खंडर है, वहाँ पर कौन सा ऐसा बच्चा है जो तुझे रोता हुआ दिखाई दे रहा है? कोई कोई फकीर टाइप बच्चा था क्या कोई? कई बार होता है कि शायद बच्चे भटकते भटकते वहाँ पर बैठ जाते हैं आश्रय के लिए, हो सकता है। लेकिन वो कहता है, नहीं नहीं पापा, वो मुझे नजर नहीं आया, उसी को तो मैं ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। वो बस रोता जा रहा था और कहता जा रहा था कि माँ दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा खोलो। अब ये बात जब सुनते हैं तो काफी हैरान होते हैं कि भाई, जहां तक मेरी नॉलेज है उस घर में तो कोई दरवाजा ही नहीं है, और अगर हो भी तो उस घर में कोई रह ही कौन रहा होगा? जैसे कि मैंने कहा कि अब तो उसको घर कहना भी काफी बेईमानी होगी, वो सिर्फ दीवारें ही थी बस। लेकिन फिर भी शैलेश की बात को गौर से सुना जाता है और उसके बाद फिर शैलेश को कहा जाता है कि बेटा, तुझे गलतफहमी होगी, वहम हो गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो तुम अपना जो भी है देखो, कोई चक्कर नहीं है। खैर, अब ये बात हो तो जाती है, लेकिन रवि कुमार और उनकी पत्नी थोड़े से चिंतित तो थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि खंडरनुमा मकान में, वो भी दिन के समय, ऐसा नहीं है कि रात के समय में कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो इंसानी ना हो, पैरानॉर्मल हो, लेकिन ये काफ़ी अजीब बात थी इनके लिए। लेकिन अब जो रात थी वो काफ़ी ज़्यादा भारी होने वाली थी इन पर। रात को तो शैलेश का जबर देखते ही बनता था। इतना उसको बुखार हुआ था और उसके शरीर से पसीने तो जैसे नदी की धारा बनकर बह रहे थे। आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर जाया गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने तक की नौबत आ गई। लेकिन वो हर समय एक ही बात बड़बड़ाए जा रहा था कि पापा, वो रो रहा है, वो बच्चा रो रहा है, उसको परेशानी है पापा, उसकी परेशानी दूर करनी है। क्या शैलेश किसी बच्चे के प्रेत से अटैच हो चुका था, या फिर वो प्रेत शैलेश से? अभी ये कहना जल्दबाजी थी, लेकिन सबसे जो मेन बात थी वो ये थी कि शैलेश की तबीयत ठीक हो नहीं रही थी। लाख उसका उपचार करने के बावजूद उसका बुखार टूट नहीं रहा था, और अगर बुखार ज़्यादा देर तक रहे तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता था। इसी बात का डर रवि कुमार, उनकी पत्नी और बाकी रिश्तेदारों को सताया जा रहा था। जो डॉक्टर था, उनके साले साहब का फैमिली डॉक्टर था और उनकी भी अच्छी वाकफियत हो चुकी थी। इसकी वजह से डॉक्टर तो उनको बिल्कुल साफ कह रहा था कि देखो, हमें लगता है कि इसको आईसीयू में ना एडमिट करना पड़े, आईसीयू में भर्ती ना करना पड़े, जो इसकी मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। इसलिए थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये क्या बड़बड़ाया क्या जा रहा है, किस बच्चे की बात कर रहा है।
अब जब ये बात सुनते हैं रवि कुमार तो उनको सारी बात बताते हैं। तो वो कहते हैं कि एक बार जो बच्चा बोल रहा है उसको सुनते हैं, देखते हैं कि वो क्या करता है, आप इसके पास बैठो। ये बात थी अगले दिन की शाम होने को थी। अब जब ये रवि कुमार शैलेश के पास जाते हैं, शैलेश की आंखें बंद थी, उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हैं और कहते हैं कि बेटा तू जो बता, तो क्या तुझे कोई दिक्कत है, क्या तेरे मन में कोई बात है? तो शैलेश कहता है कि बाबा वो बच्चा बड़ा दुखी है। वो कहता है कि माँ दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो माँ, मुझसे नाराज मत हो। अब ये बात जब रवि कुमार सुनते हैं तो फिर से दोहराते हैं कि बेटा तेरा वहम होगा, लेकिन शैलेश तो एक बात दोहराया जा रहा था। तो रवि कुमार को भी डॉक्टर साहब की बात याद थी कि ये वक्त जो है जैसे तैसे करके, चाहे बच्चा वहम में है चाहे बच्चा सही है, उसकी बात को सुनने का। अब रवि कुमार कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, मैं जाऊंगा उस घर में। तो शैलेश कहते हैं कि पापा आज रात को ही जाओ ना। ये बात इनको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है कि इनका बच्चा इतना डेस्परेट क्यों है। लेकिन अब जैसा कि फिर वही बात डॉक्टर ने कहा था कि बच्चे की बात को टालना नहीं है, वो सोचते हैं कि कितनी ही बड़ी बात है, मैं सुबह इसको कह दूंगा या रात के पहर में इसको कह दूंगा कि मैं हो आया वहाँ से। कहते हैं बेटा ठीक है, मैं रात को जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा उस बच्चे के बारे में। ये बाहर आते हैं वार्ड से और अपनी वाइफ से सारी बात करते हैं। अब कोई ऐसी भी बात लग नहीं रही थी, कहीं सोच रहे थे कि कोई ऊपरी हवा है, कहीं कह रहे थे कि ये डॉक्टर का काम नहीं है, लेकिन जो शैलेश की हालत थी वो इस लायक नहीं थी कि उसको हॉस्पिटल से बाहर निकाला जा सके। इसकी वजह से ये मामला कुछ ऐसा गंभीर बना हुआ था कि अभी किसी को दिखाया भी नहीं जा सकता था, किसी तांत्रिक को, किसी पंडित को। और ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए जिससे शैलेश का बुखार उतरे। हालांकि शैलेश ने यह बात तो कह दी थी, उसने एक राज तो बता दिया था कि किस तरीके से उसका बुखार उतर सकता है, लेकिन उस चीज को सीरियसली लिया नहीं जा रहा था। खैर, अब यह बात रवि कुमार के मन में घर कर चुकी थी कि कहीं मैं अपने बच्चे के साथ जाति तो नहीं कर रहा, अपने बच्चे के साथ ठगी तो नहीं कर रहा। मैं उसको कह आया हूँ कि मैं जाऊंगा, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको सिर्फ कहने के लिए कह दूंगा कि हाँ मैं होकर आया हूँ। क्या ही जाता है, क्यों ना मैं कुछ समय वहां पर हो सकता है कि सच में कोई ऐसा बच्चा हो वहां पर बैठा हो, कहीं भाग कर आया हो, उसको मेरी ज़रूरत हो। चलो मैं होके आता हूँ। अब ये निकलते हैं हॉस्पिटल से, घर जाते हैं, घर में एक लाठी लेते हैं, अपना लाइसेंस जो हथियार होता है वो लेते हैं कि इन केस कोई दिक्कत परेशानी हुई तो। साथ ही के साथ टॉर्च भी ले लेते हैं, बड़ी सी टॉर्च, ताकि जो वो खंडर बना हुआ है और कुछ कीड़ा वगैरह ना हो, मोबाइल की टॉर्च से क्या होगा। अब ये उस खंडर की तरफ चल पड़ते हैं और वहां पर जाकर आसपास सारी जगह छानबीन करनी शुरू कर देते हैं। वहां पर ना कोई बच्चा नजर आता है और ना ही बच्चे की आवाज। रवि कुमार को लगता है कि हो ना हो मेरे बच्चे का वहम था, चलो मेरा काम तो पूरा हुआ, मैं उसको कह के आऊंगा कि भाई मैं होकर आया हूँ बेटा, वहां पर मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। अभी ये अपने कदम बाहर की ओर करने ही लगे थे तो उनको भी आवाज आती है कि माँ दरवाजा खोलो, माँ मुझसे नाराज मत हो, माँ दरवाजा खोलो। जैसे ही ये बात सुनते हैं रवि कुमार, इनका तो शरीर कंपकपाने लग पड़ता है। अपने मिलिट्री करियर में इन्होंने काफ़ी दुश्मनों के साथ जंग लड़ी है, कभी भी इनकी टांगें कंपकपाई नहीं, क्योंकि जिससे भी ये लड़ते थे वो सामने प्रत्यक्ष होता था। अगर वो छुपा भी होता था तो उसको ढूंढकर ख़त्म किया जाता था। लेकिन अभी रवि कुमार कुछ ही समय पहले उस खंडर का, या कह सकते हैं कि बचे खुचे खंडर का चप्पा चप्पा छान चुके थे, लेकिन वहां पर बच्चे जैसी कोई चीज थी नहीं। तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी? ये पेड़ की तरफ देखते हैं, आसपास देखते हैं, लेकिन बच्चा कहीं नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ सुनाई दे रही थी तो उसकी आवाज, वो रुदन भरी आवाज कि माँ दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा खोलो, मुझसे नाराज मत हो। कुछ देर वो इस चीज को महसूस करते हैं, वो आवाज भी लगाते हैं कि बेटा कहाँ पे हो तुम, बेटा तुम कहाँ पे हो। लेकिन वहां से उसका कोई उत्तर नहीं आता, सिर्फ एक ही बात दोहराई जा रही थी बार बार। शायद कुछ ऐसा था, या कोई ऐसा प्रेत या कोई ऐसा आसी आत्मा थी, जब वहां पर कोई आता था तो उसको अपना दुख सुनाता था, लेकिन उसका हल नहीं बता पाता था।
कि उसको कैसे वहां से निकाला जाए। आधा पौना घंटा रवि कुमार इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन आवाज के अलावा तो उनको कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। इसलिए निराश होकर वो अब वापस आ जाते हैं। वो आकर अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा, मैंने वो आवाजें सुनी जो आवाजें तुमने सुनी, लेकिन वहां पर मुझे कोई नजर नहीं आया, लेकिन मेरा तुमसे वादा है कि जो भी वो होगा मैं उसको बचाऊंगा, उसका साथ दूंगा। शायद अभी कुछ समय पहले जो उन्होंने बातें अपने बच्चे से की, वो बातें नहीं थी, वो एक चमत्कार था। वो एक चमत्कारिक दवा थी जिसका असर शैलेश पर हुआ, और जो इतनी हैवी डोसिस से भी जिसका बुखार नहीं उतर रहा था, चंद घंटों में उसका बुखार उतर गया। अब ये चंद घंटों में ऐसी सिचुएशन आ गई कि डॉक्टर ने कहा कि कमजोरी तो है, बुखार उतर चुका है, तो मुझे लगता है इसको हमें घर कर देना चाहिए, तो मैं खुद चेक करने के लिए आऊँगा। हालाँकि रवि कुमार की डॉक्टर के साथ ये बात हुई नहीं कि ऐसा कुछ मैंने महसूस किया, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ यही थी कि बुखार उतर चुका था, शैलेश की तबीयत में सुधार था और उसको घर पे लेके जाया गया। अब जब 1-2 दिन बीते, कुछ हद तक शैलेश की तबीयत ठीक हुई, तो डॉक्टर साहब चेक करने के लिए आए। सब कुछ ठीक था, धीरे-धीरे सुधार होता जा रहा था, अब कुछ डरने वाली बात थी नहीं। फिर डॉक्टर साहब जब चाय पी रहे थे तो बात चलती है कि मुझे हैरानी है, वैसे हैरानी दोनों बातों की है कि एकदम से इतना बुखार इतनी देर तक सस्टेन रहना और फिर से एकदम से उस बुखार बुखार का उतर जाना मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान कर रहा है। फिर रवि कुमार कहते हैं कि डॉक्टर साहब, एक्चुअली जो ये बात कर रहा था ना मैंने की, अब इतनी हैरानी वाली बात है कि मैं आपसे करूँ ना करूँ। हम दोनों उस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं जहाँ पर हम किसी भी अंधविश्वास, किसी भी ऐसी चीज़ पर भरोसा चाहे भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है, चाहे मैंने अब मेरा वो एक्स प्रोफेशन है, लेकिन मैं उससे किसी न किसी तौर पर ताल्लुकात तो रखता हूँ। हम दोनों का प्रोफेशन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम वहमों-भरमों को बढ़ावा दें, जिससे लोगों में डर का माहौल पैदा हो। लेकिन जो मैंने महसूस किया, वो मैं शर्तिया तौर पर कह सकता हूँ कि किसी भी तरीके का कोई वहम-भरम था नहीं, वो सच था, क्योंकि मैंने उसको महसूस किया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप मुझे बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? तो रवि कुमार कहते हैं कि आपको याद है वो बस एक ही बात बड़बड़ाए जा रहा था शैलेश, कि एक बच्चे की मैंने रोने की आवाज़ सुनी उस खंडहर में, और वो कह रहा था कि माँ, मुझसे नाराज़ मत हो, दरवाज़ा खोलो। कहते हाँ। कहते मैं अपने बच्चे का दिल रखने के लिए उस रात को गया। वहाँ पर जाकर मैंने वही आवाज़ें सुनी, लेकिन मुझे कोई बच्चा नज़र आया ही नहीं। सिर्फ़ सुनाई दी तो उसकी रुदन और उसकी आवाज़ें, उसकी तरले-मिन्नतें जो वो अपनी माँ से कर रहा था, लेकिन वहाँ पर ना ही कोई माँ थी, ना ही कोई माँ का बच्चा। अब ये बात जब डॉक्टर साहब सुनते हैं तो कहते हैं कि रवि जी, बात ऐसी है कि जो आप कह रहे हैं ना, इसको टेक्निकली साइंटिफिक लैंग्वेज में हेलुसिनेशन कहते हैं, क्योंकि आप अपने मन में, आप अपने दिमाग में एक ही बात को रख कर गए थे कि मेरे बच्चे ने आवाज़ें सुनी हैं, क्यों वो ठीक वही बात बोल रहा था जो आपके बच्चे ने बोली है। रवि कुमार को ये बात तो ठीक लगती है, लेकिन रवि कुमार को वो आवाज़ें साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। रवि कुमार इस चीज़ को लेकर आर्ग्यू करते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ और किसी हद तक मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी रखता हूँ, लेकिन स्पष्ट तौर पर आवाज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी में, इतनी बड़ी हेलुसिनेशन हो नहीं सकती। डॉक्टर साहब कहते हैं भाई, हो जाती है रवि कुमार जी, हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही डिटरमाइन किया था। अब जब ये बातें दोनों में बहसबाजी चल रही होती है, रवि कुमार ये बात साबित करना चाहते हैं कि जो मैंने सुना वो कहीं न कहीं सच था, हेलुसिनेशन नहीं था। वहीं डॉक्टर साहब ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि आपने कुछ सुना नहीं, लेकिन आपने वही सुना जो आपके दिमाग में पहले फीड किया गया। ये बात भी ठीक थी। अब इस बात का निष्कर्ष क्या था? रवि कुमार कहते हैं डॉक्टर साहब, ऐसा कीजिए, आप कल आइए, खाने पर बैठते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कहाँ पे? रवि कुमार कहते हैं उसी खंडहर में। कहते हैं ठीक है, अगर आपके मन का वहम निकालने के लिए मुझे ये भी करना पड़े तो कोई बात नहीं।
जैसा मैंने कहा कि उनकी अच्छी वाकफियत हो चुकी थी। अगले दिन डॉक्टर साहब आते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। अब ये दोनों रवि कुमार अपनी खास तौर पर रवि कुमार अपनी पत्नी को कहते नहीं कुछ कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस वॉक का बहाना मारकर ये चलना शुरू कर देते हैं उस खंडर की तरफ, जो कुछ ज़्यादा दूर था नहीं। जब ये वहाँ पर जाते हैं तो बात शुरू होती है चलते चलते कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं आपको कह देता हूँ, हो सकता है मुझे भी आवाज़ें सुनाई दें क्योंकि वो मेरे दिमाग में पहले ही फीड हो चुकी हैं, लेकिन उस दिमाग आवाज़ों से इतर मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा, आप ये भी बात याद रखना। रवि कुमार कहते हैं डॉक्टर साहब आपने तो पहले ही सोच लिया है कि मुझे आवाज़ें सुनाई देंगी। हंसते हुए जा रहे थे। अब ये उस जगह पे पहुंचते हैं, खंडर में पहुंचते हैं। एक बार सारे खंडर का मुआयना किया जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। कुछ समय वो साइड पे बैठते हैं। हवा अच्छी चल रही थी, हालांकि सर्दियां थी, शॉल ओढ़ी हुई थी दोनों ने, लेकिन फिर भी ठंडी हवा की वजह से ठंड तो लग रही थी। लेकिन ये ठंड भी क्या थी, वो ठंड जिसका एहसास इनको तब हुआ जब फिर से रोने की आवाज आती है। अब जब ये आवाज सुनते हैं तो एक दूसरे की शक्ल को दोनों देखते हैं डरती हुई निगाहों से। चाहे हेलुसिनेशन थी, चाहे कुछ भी था, लेकिन आवाज बेहद डरावनी और दुखमय थी। वही आवाज और वही एक बात कि माँ दरवाजा खोलो, मुझसे नाराज मत हो। माँ दरवाजा खोलो, मुझसे नाराज मत हो। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखा, मैंने कहा ना कि हेलुसिनेशन है, मुझे भी हो गया। देखो मैं इतनी बात करता हूँ, मुझे भी हो गया, पर बच्चा वही बात कह रहा है, माँ दरवाजा खोलो, मुझसे नाराज मत हो। अभी डॉक्टर साहब ये बात कर रहे थे तो ऊंची सी फिर रोने की आवाज आती है और कहता है, मैं माँ आगे से मैं कभी नहीं करूँगा, आपसे वादा है, मैं आगे से कभी नहीं ऐसा करूँगा। दरवाज़ा खोलो, मेरा आपके सिवा है ही कौन। जब ये बात डॉक्टर साहब सुनते हैं, ये बात तो प्रीफिट नहीं थी ना, बात तो सिर्फ यहाँ तक सुनी गई थी कि माँ दरवाज़ा खोलो, मुझसे नाराज मत हो। अब डॉक्टर साहब की शक्ल की तरफ रवि कुमार देख रहे थे, जो डॉक्टर साहब कुछ सेकंड पहले बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर कह रहे थे कि हेलुसिनेशन है, अब डॉक्टर साहब की ज़बान लड़खड़ा रही थी। उनकी आंखों में साफ तौर पर डर देखा जा रहा था रवि कुमार के द्वारा। रवि कुमार की आंखें सवालिया निशान खड़ा कर रही थी डॉक्टर साहब की तरफ कि अब बताओ कि क्या है। डॉक्टर साहब की आंखें जो खौफ से तो भरी थी लेकिन झुक भी गई थी, क्योंकि इस बात का डॉक्टर साहब के पास कोई भी जवाब था नहीं। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि चलते हैं यहाँ से, क्योंकि वो डर चुके थे। उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया नहीं था यहाँ से, इस जगह से, कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये दोनों चलते हैं। डॉक्टर साहब काफ़ी घबराए हुए थे। जब ये घर में वापस आते हैं तो डॉक्टर साहब की हालत देखकर इनकी पत्नी पूछती है रवि कुमार की हुआ क्या। हालांकि रवि कुमार अभी भी बता नहीं रहे थे, लेकिन हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी डॉक्टर साहब की कि उसके बाद फिर उनको सारी बात बताना पड़ी। अब डॉक्टर साहब, रवि कुमार और उनकी पत्नी तीनों ड्राइंग रूम में बैठे हैं। एकाएक उनकी पत्नी कहती है कि मुझे साथ में लेकर चलो। रवि कुमार कहते हैं कि पागल हो गई हो क्या, वहाँ पर कोई कोई ऐसा कुछ बहसबाजी हो रही है जहाँ पर मुझे स्त्रियों की ज़रूरत पड़ेगी, कोई मेरी किसी स्त्री से लड़ाई हो गया क्या। वो कहती है कि मुझे इस बात का नहीं पता, एक मेरे दिमाग में ख्याल आया, शायद वही हो, चलो तो सही। अब अपनी पत्नी की बात को टाल तो सकते नहीं थे, तो फिर ये चलते हैं उसी जगह पे जहाँ पे कुछ समय पहले गए थे। कुछ देर वेट की जाती है और कुछ देर वेट करने के बाद वो फिर आवाज़, इमोशनल आवाज़ आती है। जैसे ही वो आवाज़ आती है ना, डॉक्टर साहब और रवि कुमार तो कुछ हद तक डर जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी नहीं डरती। उनकी पत्नी की आंखों में आंसू होते हैं। उनकी पत्नी की आवाज़ निकलती है कि बेटा, माँ भी कभी नाराज़ हो सकती है क्या, अपने बच्चे से कभी नाराज़ हो सकती है क्या, आ मेरे पास आ। अब जो बच्चे की आवाज़ में रुदन था वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुका था। वो कहता है कि माँ बस मैं आपके पास आ गया। जैसे ही वो ये बात कहता है,
इनकी पत्नी ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके गले आके लगा। कुछ समय बाद ये एहसास जो है वो खत्म होता है और इनकी पत्नी कहती है कि चलो अब वापस चलो। जब ये घर पे वापस आते हैं, आज इनकी पत्नी बड़ा अजीब सा महसूस कर रही थी, जैसे कि शायद उन्होंने बड़ा ही पुण्य कर्म किया और किया भी था। अब इस खंडर का इतिहास क्या था? आज से कई दशक पहले इस खंडर में, या कहें जब यह मकान था, कि यहाँ पर एक माँ और बेटा रहते थे। कुछ ही समय पहले उस औरत के पति की मृत्यु हो चुकी थी, जो एक किसान था। उसको एक सांप ने काट लिया था। फिर बचे तो उसका एक छोटा सा बेटा, जो तब 5-6 वर्ष के आसपास का था, और माँ, बस वो स्त्री। अब वो स्त्री की कहानी, वो औरत की कहानी क्या है कि ये घर धीरे 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 जर्जर हालत में जाता जा रहा था, क्योंकि कमाने के लिए बहुत कम स्रोत बचे थे, और कमाने के लिए बहुत कम स्रोत बचे थे, तो घर की देखभाल भी नहीं हो रही थी। खाने को बड़ी मुश्किल से मिल रहा था, तो घर का कैसे हो सकता था। अब एक बार क्या होता है कि बच्चा शायद कोई गलती कर देता है और माँ नाराज होकर दरवाज़ा बंद कर लेती है कमरे का। वो बच्चा जो है वो बाहर ऐसे ही मिन्नतें करता रहता है कि माँ, दरवाज़ा खोलो माँ, मुझसे नाराज़ मत हो माँ, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। माँ जो अंदर बैठी रो रही थी, उनका दिल भी तो पसीज जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये दरवाज़ा खोलती, एक बहुत तेज से झटका आता है। इतना तेज झटका कि इनकी माँ तो दूसरी तरफ, वो औरत दूसरी तरफ गिरती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हैं, तो कुछ समय पहले तो जो झटका उनको महसूस हुआ, तो वो कुछ नहीं था, क्योंकि अब जो अपने सामने नज़ारा देखती हैं, वो देखकर तो उनकी सारी की सारी दुनिया हिल जाती है। ज़िंदगी ही अस्त व्यस्त हो जाती है। उनके सामने उनके बच्चे की लाश पड़ी हुई थी मलबे में, क्योंकि कुछ समय पहले जो झटका महसूस हुआ था, वो कोई झटका आम नहीं था, वो एक भूकंप का झटका था। और जो बच्चा उनका बाहर दरवाजे के खड़ा था, उसके ऊपर जो छत थी वो गिर चुकी थी, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वो बेचारी स्त्री, जिसने अभी कुछ ही समय पहले अपना पति खोया था, अब इकलौता बेटा, जिससे वो बस नकली की नाराजगी लेकर बैठी थी, उसे क्या पता था कि उसके बच्चे के साथ उसकी मुलाकात ही नहीं होगी। वो देखेगी तो अपने बच्चे की लाश। वो ये सदमा सह नहीं पाई। पता तो यही लगा कि ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि बच्ची वो रो रो कर तब कह रही थी कि मैं बेटा तुझसे नाराज नहीं हूँ, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मैं तो बस तुझसे नकली की नाराजगी थी। तू 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 ऐसा ना करे, लेकिन तू जितना मर्जी कर, तू जितनी मर्जी शरारतें कर, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं होंगी, बस वापस आ जा। लेकिन जो एक बार चला जाए वो कभी वापस थोड़ी ना आता है। सो वो जितनी देर जिंदा रही, वो बस पागलों की तरह इधर उधर भटकती रही, और बस एक दिन वो गायब होगी। बेचारी मर गई होगी, किसी को क्या लेना देना, किसी को क्या पता उस बात का, किसी को क्या ही फर्क पड़ता था। जिसे फर्क पड़ता था उसकी नाराजगी का, वो तो एक ऐसे हादसे में जा चुका था जिससे वो कभी वापस आ ही नहीं सकता था। अब धीरे धीरे ये घर खंडर हो गया, लेकिन शायद उस बच्चे की आत्मा अभी भी अपनी माँ की तलाश कर रही थी, और उसको माँ की ममता मिली रवि कुमार की पत्नी के रूप में। जैसे ही उसने अपनी आवाज़ से कहा कि बेटा, क्या माँ कभी बच्चे से नाराज़ हो सकती है, तो शायद उसको ये आभास हुआ कि उसकी माँ है। और जैसे ही उसकी आत्मा ने अपनी माँ यानी कि रवि की पत्नी को गले लगाया, तो उसकी आत्मा तृप्त हो गई, मुक्त हो गई संसार से। उसके बाद उस जगह पर कभी भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, और कभी भी शैलेश के साथ कोई भी किसी भी तरीके की ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं हुई।
यकीनी तौर पर काफ़ी हैवी था किस्सा। मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा था और कहा था कि मैंने कहीं से ये सुना हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आप उसे अपनी भाषा में नरेट कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये किस्सा शेयर करने के लिए, और आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। दुखांत है, बहुत बड़ा दुखांत है, लेकिन एक 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 बच्चे की आत्मा की मुक्ति भी तो है इसमें, जो एक बहुत बड़ी बात है। तो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको किस्सा। और भाई मैं तो, शायद आपने नोटिस किया होगा तो यार मैं तो इमोशनल हो गया, मेरी आंखों में आंसू थे और बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को काबू करके थोड़ा सा सेट किया कि भाई पूरा मैं पढ़ सकूं, क्योंकि वो सीन मेरी आंखों के सामने बिल्कुल वैसे ही चल रहा था कि एक माँ ने जब दरवाज़ा खोला होगा और उसका बच्चा जो कुछ समय पहले उसको मनाने की कोशिश कर रहा था, अब उसके बच्चे के जगह पे उसकी लाश खून से सनी हुई अस्त व्यस्त पड़ी है, तो उस माँ पर क्या बीती होगी। इस बात की हम जैसे लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते, जो आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं, जिनके साथ होती है, और परमात्मा इतना बुरा किसी के साथ करे भी ना। इसी उम्मीद से ये जो किस्सा है इसको ख़त्म करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अगला किस्सा जो है वो है रूपाली और देव का। रूपाली और देव दोनों की अभी रिसेंटली शादी हुई है और दोनों एक अच्छे फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन ये सेपरेट रह रहे हैं क्योंकि दोनों की जॉब बेंगलोर में है और इनकी जो फैमिलीज़ हैं वो दूर हैं। तो अब ये अपनी फैमिली के साथ तो रह नहीं सकते, दोनों जॉब करने वाले हैं। दोनों फ्लैट लेते हैं, अच्छा सा लेविश फ्लैट लेते हैं, लेकिन अब काम की वजह से इनका जो घर का काम है वो उसके लिए भी तो कोई चाहिए। इसकी वजह से ये काम वाले ढूंढने वगैरह की तो ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन इनको कोई मिल नहीं रही होती काम वाली। अब धीरे धीरे वो टाइम आता है कि जब रूपाली कंसीव कर लेती है और अब वो सोच रही थी कि वो छुट्टियां लेकर अपना सारा जो काम है वो घर से ही देखेगी, लेकिन घर का काम करना भी तो ज़रूरी है। फिर इनको एक दिन के एक रिश्तेदार का फ़ोन आता है जो ये कहता है कि एक हमारे नॉन में एक लड़की है जो हमारे ही साइड पर रहती है, लेकिन वो ना बेंगलोर घर का काम वगैरह मतलब मेड एज अ मेड वो कर रही है, तो अगर आप कहें तो हम आपकी उसको बात करके आपके यहाँ लगवा दें। रूपाली सोचती है जी अब अंधा क्या चाहे दो आंखें, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, जल्दी भेजो जी। रूपाली के पास वो लड़की आती है, देखने में तो ठीक थी, और लेकिन रूपाली जैसा पढ़ी लिखी और अच्छा भी उन्होंने वैसे किया। हालांकि थोड़ी सी कोताही तो उन्होंने बरती, लेकिन फिर भी कुछ हद तक उन्होंने कहा कि देखो जी हम तो सारी लिखत पढ़त करेंगे, आप अपनी आधार कार्ड वगैरह मुझे दो और सारी मतलब जो भी आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह सब कुछ करो और सारा अपना एड्रेस वगैरह लिखाओ। वो लड़की बड़ी कॉन्फिडेंटली कहती है कि मैडम अब मुझे तो इस बात का पता नहीं था, आधार कार्ड तो मैं घर पे रखा ही हूँ। तो मैडम कहती हैं यानी रूपाली कहती हैं तो किसी को कह के मंगवा लो, मतलब फ़ोटो वगैरह भेज दो। तो कहती है हाँ कोई बात नहीं मैं कह देती हूँ, हालांकि मेरे घर में किसी के पास वो कैमरे वाला फ़ोन तो नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, ये देखो बटनों वाला फ़ोन है, लेकिन किसी को मैं कह देती हूँ वो करा देगा। रूपाली कहती है ठीक है, अब किसी रिश्तेदार ने इनके कहा है तो इतनी भी बात कोई नहीं है, पर चलो फॉर्मेलिटी करेंगे, जब जाएगी ले आएगी, कैमरे वाला कोई फ़ोन किसी के पास होगा तो वो क्लिक करके भेज देगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ये बात इनके दिमाग में एक दो दिन तो चली, लेकिन रूपाली जब इनका काम देखती है इस लड़की का तो इनकी सारी जो ये रिक्वायरमेंट इनके दिमाग में चल रही होती है वो ख़त्म हो जाती है कि नहीं यार ये काम तो काफ़ी अच्छा कर रही है। तो फिर एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है ना कि हाँ ठीक है रिश्तेदारों ने भेजा, कोई ऐसी बड़ी बात है। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक बार इन्होंने काफ़ी अनयूजुअल चीज़ नोटिस की। नोटिस क्या की कि ये कंघी कर रही होती हैं ड्रेसिंग टेबल पे, तो अचानक से इनके पति संडे वाले दिन आवाज़ लगाते हैं किसी काम के लिए, जो लॉबी में बैठे होते हैं। तो ये रूपाली सफाई करने के लिए इनके रूम में जा रही होती है।
तो ये काम वाली लड़की सफाई करने के लिए इनके रूम में जा रही होती है। तो कुछ हल्की फुल्की वो कोई बात करनी होनी है इनके पति ने, देव ने। तो अभी ये बाहर दोबारा कमरे में जा रही होती हैं, तो ये देखती हैं कि रूपाली ने जो बाल हैं उसमें से, कंघी में से वो निकाल लिए। इनको बात काफ़ी अटपटी लगती है। कहते हैं कि तुमने ये बाल क्यों निकाले? तो वो कहती हैं, मैम आपने मतलब ये बाल वैसे भी तो फेंकने थे, तो मैंने निकाल लिए। रूपाली कहती है, ठीक है, कोई ऐसी भी बात नहीं, ठीक क्या है इसने कि मैंने भी तो फेंकने थे बाल। लेकिन उसके बाद से सबसे बाद अगले दिन ये चीज़ हुई कि रूपाली का फ़ोन आता है कि मैडम मेरे से ना आया नहीं जाएगा, मेरे घर में ना किसी की मौत हो गई है, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ, तो मुझे हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे। रूपाली को कुछ छटपटा तो लगता है, लेकिन अब मौत तो कभी भी आ सकती है, तो वो कहते हैं कि जा जा कोई बात नहीं। अब वो चली जाती है और उसके बाद फिर वो लड़की को फ़ोन करती हैं रूपाली कि पूछने के लिए, जी पहुंच गई है, कुछ मदद की ज़रूरत है तो बता, मैं अकाउंट में पैसे डलवा देती हूँ। लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। यूजुअल चीज़ थी, हो सकता है बैटरी लो हो गई हो, नहीं पता लगा हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके साथ कुछ अजीब होने लग पड़ता है। इनको अपने आसपास कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि रात को सोते समय कोई इनके आसपास काफ़ी तेज़ तेज़ घूम रहा है और उसकी आवाज़ें इनको परेशान कर रही हैं। ये एकदम से उठती हैं, इधर उधर देखती हैं, इनको कुछ दिखता तो नहीं लेकिन महसूस हो रहा था। ये अपने पति से भी बात करती हैं। फिर इनके पति घर पे अपनी माँ से बात करते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ लग रहा है। तो उनकी माँ कहती है कि जब ये प्रेगनेंसी होती है ना, तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं, तो बेटा कोशिश कर इसको घर पे ले आ, तो घर पे कर बैठ के काम कर लेगी। नहीं आ सकती तो कुछ उन्होंने बताया कि ऐसे मौली बंधवा, ऐसे कर ताकि ये चीज़ें दूर रहें। लेकिन रूपाली की जो तबीयत है वो दिनों दिन खराब होती जा रही थी। जो अल्ट्रासाउंड वगैरह हो रहे थे, जो टेस्ट वगैरह हो रहे थे, जो टेस्ट शुरू में तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो गए। वो रूपाली जिसको कभी बीपी हाई हुआ ही नहीं, क्योंकि वो कुछ ऐसे इस तरीके का कुछ कंज्यूम भी नहीं करती थी और कुछ ऐसा तीखा भी नहीं यूज़ करती थी खाने पीने में कि उसका बीपी हाई हो सके। वो अपनी सेहत को लेकर काफ़ी कॉन्शियस थी और ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी में। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। उसकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी और जब भी इन्होंने चेकअप के लिए जाना तो डॉक्टर्स की यही एक चिंता थी कि हमें लग रहा है कि शायद जो डिलीवरी है काफ़ी ख़राब हो, मुश्किल से हो। ये बात की टेंशन अब रूपाली को होने लग पड़ी और पहले जो कुछ रूपाली को महसूस होता था वो रूपाली को नज़र भी आने लग पड़ा। एक दिन रूपाली अपने कमरे में बैठी थी और देव कहीं किचन में उसके लिए कुछ बना रहे थे। तो देव जो काम कर रहे थे, अचानक से उनका डिस्ट्रैक्शन होता है रूपाली की ज़ोरदार चीख से। वो जल्दी से भागे भागे जाते हैं, कहीं गिर तो नहीं गई। लेकिन रूपाली अपने बेड पर बैठी थी और एक ही तरफ देखी जा रही थी। जैसे ही वो उसको झंझोड़ते हैं कि क्या हुआ, वो कहती है कि वो काला साया मेरे पास आ रहा था, जैसे मैंने चीख मारी वो खिड़की से भाग गया। देव हंसने लग पड़ते हैं, अरे यार तुझे कहा है ना कि हॉरर मूवीज ना देखा कर, कम से कम अब तो नरेट बाय सुनील के एपिसोड्स ना देखा कर। प्रेगनेंसी का टाइम है, जब हो जाएगा फिर उसके बाद देखा करेंगे दोनों मिलके, फिलहाल के लिए पॉज कर। तो रूपाली कहती है कि मैं कुछ ऐसा नहीं देख रही थी, मैं सच कह रही हूँ, वो जो साया है वो मैंने देखा, वो खिड़की की तरफ से गया। और वो सच कह रही थी क्योंकि रूपाली ने साये को जाते हुए देखा। लेकिन एक चीज़ तब रूपाली ने नोट नहीं की कि जो खिड़की कांच की थी वो टूटी हुई थी। रूपाली की चीख इतनी ऊंची थी कि शीशा टूटने तक की आवाज़ तब देव को नहीं आई, लेकिन जब देव ने देखा तो शीशा टूटा था। अब तो देव भी काफ़ी डर चुका था और वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कोशिश हो चुका था। ऑन द स्पॉट उसने अपने घर पे फ़ोन किया और सारी बात बताई। अब रूपाली की हालत ये थी कि डॉक्टर ने उसको ट्रैवल करने से मना किया था कि आप गलती से भी ट्रैवल मत करना, वैसे ही मुझे कॉम्प्लिकेशंस लग रही हैं ज़्यादा और हो सकता है कि ट्रैवल वगैरह किया तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं। इसकी वजह से रूपाली की सासू माँ और रूपाली की माँ भी, क्योंकि जो दोनों हैं लेडीज़, ये दोनों धार्मिक स्वभाव की हैं और इसकी वजह से मतलब कहने का कि ना ही ये दोनों उनकी सासू माँ बल्कि इनका परिवार दोनों का आया और साथ में लेकर आए एक बाबा जी को।
जो जिनको ये काफ़ी मानते थे, रूपाली की सास। अब जब रूपाली की सास सारी बात तो बता चुकी थी, कुछ देर तक उन्होंने रूपाली को सामने बिठाया और सब कुछ जांच परख किया। अब आमतौर पर आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब कोई घर का ही आदमी, घर का ही रिश्तेदार कोई ऐसी हरकत करता है, काला जादू करता है, तो बता देते हैं जो बाबा होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं कि आपके घर का ही कोई मेंबर है। लेकिन ये नहीं बताते कि कौन है। इस केस में ये चीज़ को बूझना कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, क्योंकि जिस भी रिश्तेदार ने ये किया था उसका पता तो काफ़ी आसानी से लग ही चुका था। वो खुद ही अपना एक ट्रेल दे चुका था। जिसने उस काम वाली को इनके पास भेजा था वही तो असली कल्प्रिट था, इस बात का तो पता लग ही चुका था। अब बकौल उन बाबा के कि इतना भयंकर काला जादू किया था कि कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी, जब डिलीवरी का टाइम होगा डिलीवरी भी होगी, लेकिन बच्चा मरा हुआ निकलेगा। और बहुत हद तक चांसेस थे कि रूपाली की भी मौत हो जाती। इतनी नफरत थी उस रिश्तेदार को इनसे। पर्दाफाश हो चुका था, पता लग चुका था कि वो रिश्तेदार कौन है और वो जो लड़की है वो भी किस कारण से इनके पास आई थी, जो अब गायब थी। रूपाली ने गुड फेथ की वजह से इनसे कुछ ज़्यादा इंक्वायरी तो की नहीं थी। प्रूफ मांगा था, उसकी जो वजह ना मिलने की मिली वो भी उनको वाजिब लगी, इसलिए बहुत ज़्यादा पूछा नहीं। लेकिन जो उनके रिश्तेदारों ने उनके साथ किया वो बेहद ही शर्मनाक था, नाकाबिले बर्दाश्त। लेकिन अब इन बातों के कुछ प्रूफ होते हैं क्या? क्या थाने में कोई रिपोर्ट लिखाई जा सकती है कि हमारे रिश्तेदार ने काला जादू करने की कोशिश की और किया, उसको जरिया किसका बनाया गया? क्या कुछ ऐसा होता है? सिर्फ एक चीज़ थी कि उन रिश्तेदारों से बोलचाल बंद की जाए और जो ये काला जादू किया है उसका तोड़ निकाला जाए, और उसका तोड़ निकाला भी गया। आज रूपाली के 2 हष्ट पुष्ट बच्चे हैं और खुश है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो उन रिश्तेदारों से दूर ही रहती है। हाँ, कोई जुबानी जंग नहीं हुई, मुंह पर नहीं एक दूसरे के कहा गया कि तुमने ऐसा किया। शायद उनको भी पता लग गया होगा कि पता तो उनको लग चुका है, इसलिए बच्चा बच चुका है। तो धीरे धीरे उन्होंने उनके साथ सारे के सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। आई होप किस्सा आपको पसंद आया होगा और बच के, बेहद बच के रहिए। आजकल किसी का पता नहीं लगता कि कोई आपके साथ देखते ही देखते क्या कर दे। तो एक बात है जो बात करते करते मेरे दिमाग में आई। अब आप सोचेंगे कि इस चीज़ का तोड़ क्या, कि हम पर तो कोई कर देगा। जैसे मैं काफ़ी पॉडकास्ट में भी ये बात करता हूँ कि भाई ये ऐसा अगर कोई कुछ कर दे हम बच कैसे सकते हैं, हमारे तो छोटे छोटे डीएनए से कोई भी रिश्तेदार हो या कोई जान पहचान वाला हो वो कुछ कर सकता है। अलग अलग गेस्ट अलग अलग जवाब देते हैं कि ऐसा तंत्र किया जा सकता है, वैसा तंत्र किया जा सकता है। मैं भी ये मानता हूँ कि हो सकता है, हो जाएगा, ऐसा कालो जादू हो सकता है, लेकिन इसका एक तोड़ मात्र, एक मात्र तोड़ है कि आप जिस भी इष्ट में अपना विश्वास रखते हैं, जिस भी अल्लाह, भगवान, गॉड, वाहिगुरु में अपना विश्वास रखते हैं, उस पर इतना असीम विश्वास रखिए कि चाहे जो मर्जी हो जाए, जितने भी मुश्किल से मुश्किल समय का सामना करना पड़े, आप बस एक विश्वास रखिए कि वो हमारे साथ है। अगर किसी ने कर दिया है तो ठीक है, उसका अंत हमारे लिए बुरा नहीं होगा, बकौल कि हम खुद अच्छे काम करें, हम किसी के साथ बुरा ना करें। क्योंकि अगर हमने कईयों के साथ बुरा किया होगा तो हमारा परमात्मा हमारे साथ कैसे देगा, अगर हम खुद ही गुनाहगार हैं तो। सो खुद निर्दोष रहिए, सबसे बड़ा तोड़ ही यही है, और उसमें विश्वास रखिए। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।